नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद दुबे लेके फिर से भैया हाजिर हूं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को आज हम एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। वीडियो कैसा है ये ज़रूर बताइएगा ख़त्म होने के बाद वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे हर एक वीडियो को देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए, चाहे वो कक्षा 9 की हो, 10 की हो, 11 की हो, 12 की हो, ऑल थिंग्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। हिंदी हो या चाहे मैथ, साइंस हो चाहे सोशल साइंस, A to Z तैयारियां आपको मिलेंगी SBSC मैथ साइंस पॉइंट पे। तो बेफिक्र होकर एकदम पढ़ाई पर दीजिए फोकस, क्योंकि आपके हर एक दिक्कत को झेलने के लिए हम हैं तैयार, तो डरने की क्या बात। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको नाम दिख ही रहा है आपके चैप्टर का, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक द्रव्य लिख के रखा है। अब मैंने द्रव्य लिख के क्यों रखा है भैया, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बात ऐसा है बच्चों कि द्रव्य लिखने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि हम पीछे के चैप्टरों में द्रव्य को पढ़ के आ रहे हैं। द्रव्य यानी मैटर। अब भैया मैटर दो प्रकार के होते हैं, अब वो वाला मैटर नहीं, ये वाला मैटर समझिए, ठीक। तो यहाँ पे जो ये द्रव्य है वो क्या है, तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे तथा उसमें कुछ द्रव्यमान हो वो द्रव्य कहलाती है। सीधी सीधी सी बात है, कोई इसमें लपेटा झपेटा नहीं है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम उसको अगर समझ लें तो देखिए इसमें हमें द्रव्य के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि क्या बोला है कि हमारे आसपास के क्या पदार्थ शुद्ध हैं। तो भैया इस पे अगर चर्चा करें तो द्रव्य देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, द्रव्य कहिए या पदार्थ, दोनों एक ही चीज़ है। तो द्रव्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो भैया आपका शुद्ध हो सकता है, ठीक, एक आपका शुद्ध पदार्थ हो सकता है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, अशुद्ध पदार्थ हो सकता है। एक आपका शुद्ध पदार्थ हो सकता है, एक आपका अशुद्ध पदार्थ हो सकता है। ये तो एकदम क्लियर है। अब शुद्ध पदार्थ में आपके कौन हो सकते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में भी आपके दो होते हैं। एक को हम क्या कह सकते हैं, तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट, आप इसको भी जानते हैं, ठीक। और उसके बाद आप यौगिक भी जानते होंगे, शायद अगर ना जानते हो तो कोई बात नहीं, अभी आज आपको पता चल जाएगा, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक। अब अशुद्ध पदार्थ में आपका क्या, आप अशुद्ध पदार्थ कह लीजिए या तो आप समझ लीजिए सीधा सीधा कि इसे हम मिश्रण भी बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, मिश्रण भी कहते हैं, ठीक। तो इसे हम मिक्सचर कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मिश्रण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले आपका क्या जाता है, समांगी मिश्रण। देखिए सबसे पहले आपका जाता है समांगी मिश्रण। फिर आपका एक और आ जाता है जिसका नाम हमने क्या रख दिया भैया, विषमांगी मिश्रण। चलिए तो ये आपका विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक आपका समांगी मिश्रण हो गया, एक आपका विषमांगी मिश्रण हो गया, एकदम प्यार से। तो हम कुल मिला के ज़्यादा टूटी फूटी भाषा में बात न करते हुए इतना समझ लें कि हमें सब मिला के यही पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर इतना ही पढ़ना है, बस यही कहूँगा। एकदम आराम से इतने ही सब चीज़ों के बारे में, तत्वों के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, यौगिक के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, इसी तरीके से आपका मिश्रण के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होंगी, ठीक। तो अब हम जो है स्लाइड टू स्लाइड एक एक चीज़ को देखेंगे और हम उनको पकड़ पकड़ कर ज़बरदस्ती पढ़ेंगे भाई साहब, क्योंकि पढ़ाई मज़ा तभी देगा जब इन एक एक चीज़ का हम जो है पोस्टमार्टम करेंगे, वो भी सही ढंग से, ठीक। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपनी इस स्लाइड पर, जिस पर आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ में हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक तत्व है और एक यौगिक है। तो हम यहाँ पे शुद्ध पदार्थ, तत्व और उसके यौगिक के बारे में पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, जो कि कक्षा 9 के सिलेबस से है, ठीक बच्चों। तो देखिए सबसे पहले ऊपर आपका लिखा हुआ है कि शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के हों। अर्थात जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लोहा है तो उसमें सारे कण लोहे के होंगे,
उसमें सारे कण लोहे के होंगे तो वो क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। अगर कोई एल्युमिनियम है तो उसमें सारे पदार्थ एल्युमिनियम होंगे। जैसे मैं कहूँ, अगर मान लीजिए एक बिस्किट है, आपके पास एक बिस्किट है और उसके अंदर सारे के सारे कण बिस्किट के होंगे तो वो एक शुद्ध पदार्थ है। बात है समझ में कि मतलब कोई भी चीज़ अगर है तो उसके अंदर वही जो है गुण प्रवृत्ति के सारे कण होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि वह पदार्थ जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रवृत्ति के हों उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक तरीके से और इसको जाना जा सकता है कि एक प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जिसे हम प्योर क्या कहते हैं दोस्तों, प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब बात करते हैं, इसमें दो आपने पढ़े, एक तत्व था आपका, एक यौगिक था। तो तत्व किसे कहते हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों एकदम प्यार से कि रॉबर्ट बायल, किसने भैया, रॉबर्ट बायल, हाँ भैया एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट बायल। इन्होंने 1661 में, कब बताया भैया, 1661 में बताया कि वह शुद्ध पदार्थ, क्या बच्चों, वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक या रासायनिक द्वारा विधियों द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एकदम याद रखिए। जैसे कि अगर हम समझ लें कि जैसे हम अभी क्या देखते हैं, एक समझ लीजिए एक आप बिस्कुट समझ लीजिए, एक बिस्किट का टुकड़ा आप उसको तोड़ के अलग कर सकते हैं, तो यानी वो शुद्ध, वो तत्व नहीं है मेरे बच्चे, वो तत्व नहीं है। तत्व वो होता है जिसे आप तोड़कर अलग नहीं कर सकते हैं, जिसे आप पका कर सोचें कि उसको गर्म करके तोड़ा जा सके, नहीं, ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। तो तत्व उसे कहते हैं, सीधी सी बात, कि जिसे भौतिक, अगर आप ऐसे तोड़ के अलग कर रहे हैं तो भौतिक तरीका हो गया, गर्म करके तोड़ने का तरीका करेंगे तो भैया वो रासायनिक तरीका हो सकता है, किसी चीज़ को इंक्लूड करके सोचेंगे तोड़ देंगे तो ये भी नहीं हो सकता। कुल मिला के बात ये सीधी सी है कि ना भौतिक तरीके से और ना ही आप उसे रासायनिक विधि से किसी भी तरीके से आप उसे 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। बात इतना समझ में आया? तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, तत्व कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। अब बात अब करते हैं कि भैया ये कौन कौन से होते हैं। तो हाइड्रोजन, लोहा, सोना, ब्रोमीन, चांदी, गंधक, आपके कोई भी चीज ले लीजिए, आपका हीलियम, सब कुछ क्या होता है, तत्व ही होता है। और भैया आपको जैसा कि अपने पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ रखा होगा, अगर आपने इससे पहले कभी पीरियोडिक टेबल देखा होगा, जिसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। अब बात करें तो आवर्त सारणी किसने बनाई थी, तो सबसे पहले मेंडलीव भैया ने बनाई थी। उसके बाद भैया उनका कुछ गड़बड़ी था, इसकी वजह से मोजले ने बनाया। इसके बारे में आपको भैया कक्षा 10 में पता चल जाता है, ठीक। एकदम प्यार से हर बातों को समझते हुए चलिए, क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन, लोहा, सोना आदि, तो ये सब होते हैं। अब देखिए, एक तत्व के सभी परमाणु का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। अगर कोई एक तत्व है, अगर वो लोहा है, तो उसके सभी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होगा, सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक, अब आपको मैंने बताया कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक याद रखिएगा, किसी भी तत्व यानी किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और अगर कोई कण उदासीन अवस्था में है, अगर कोई परमाणु उदासीन अवस्था में है, तो हम जानते हैं कि उस पर उसके परमाणु क्रमांक जितना ही प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन जितना ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो उदासीन अवस्था में वह परमाणु कण है, तब याद रखिएगा किसी भी परमाणु के अंदर खास करके याद रखिएगा उसके 3 मूल कण पाए जाते हैं, पाए 4-5 जाते हैं, लेकिन मूल 3 कण होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। और किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में उपस्थित होता है। याद रखिएगा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड जी ने की थी, प्रोटॉन की खोज आपका रदरफोर्ड जी ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉमसन के नाम पे है, और न्यूट्रॉन की खोज आपकी जेम्स चैडविक के नाम पे, चैडविक जी के नाम पे है, ठीक, याद रखिएगा इसे। अब बात करते हैं
तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पे तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं बोला है, मूल कण नहीं बोला है, प्रकृति के मूल कण नहीं बोला है, याद रखिएगा मूल पदार्थ बोला है। इस बात को याद रखिएगा। ये कभी मान लीजिए पूछ ले कोई कि मूल कण क्या है, तो याद रखिएगा मूल कण कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्योंकि ये पूरा जो यूनिवर्स है इन्हीं से मिलकर बना हुआ है। प्रत्येक चीज में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ठीक, ये बात भी आप समझते हुए चलिए। अब देखिए इसके बाद हमने इधर कुछ लिख के रखा है, तत्वों के वर्गीकरण। क्या बच्चों? तत्वों के वर्गीकरण। अब बात करें कि तत्वों के वर्गीकरण। अब तत्वों को जब बांटा गया, जब एलिमेंट्स को अलग अलग किया गया, तो कहा भैया तुम एक अलग तरीके को, तुम अलग तरीके को, तुम अलग तरीके को। जैसे मैं आपको कहूँ कि आपके क्लास में मान लीजिए बच्चे हों, तो बच्चों को किस शैली में आप बांटेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप लड़कियों को अलग बैठा देंगे, लड़कों को अलग बैठा देंगे। ठीक, तो आपने दो भागों में बांट दिया। इसी तरीके से तत्वों को भी क्या किया गया? बांटा गया। तो उनके गुणों के अनुसार उन्हें बांटा गया। एक को धातु कहा गया, एक को अधातु कहा गया, और एक मिनट, और एक को उपधातु कहा गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे उपधातु। ठीक, तो एक को धातु कहा गया, एक को अधातु कहा गया, एक को उपधातु कहा गया। कोई दिक्कत नहीं, धातु, अधातु एंड उपधातु। अब देखिए अगर धातु की बात करें तो धातु भैया इसे अंग्रेजी में मेटल के नाम से जाना जाता है। और धातुओं के पास एक गुण होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि भैया ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये इनका गुण होता है। तो हम एक बात सीधे सीधे से ये भी कह सकते हैं कि धातु वो हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके विद्युत धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। और ये कौन होता है भैया? सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है। अब आप सोचेंगे कि भैया कैसे, किस तरीके से ये करते हैं, तो मैं आपको समझाने का प्रयास बिल्कुल करूंगा बच्चे, बिल्कुल करूंगा। अब ध्यान से आप जस्ट यहीं पर फोकस करिएगा। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम के पास 11 आपके पास इलेक्ट्रॉन है और 11 ही क्या है बच्चों? प्रोटॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। शुरू में ये क्या रहता है? Na, लेकिन बाद में ये क्या हो जाता है? Na+, और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? अभी विद्युत उदासीन था और अभी विद्युत जो है धनात्मक प्रवृत्ति का हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि धातुएं क्या करती हैं? वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। आया बात समझ में? चलिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए एक एक पॉइंट। ठीक, अब थोड़ा सा मैं इसको वर्गीकरण को यहाँ पे हल्का सा मिटाऊंगा क्योंकि अभी आपको समझा। चलिए दोस्तों देखिए, अब आपका अधातु आता है। अधातु क्या है? जैसे धातु क्या करता था कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बना लेता था? धनायन बना लेता था। उसी तरीके अधातु क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करता है कि क्लोरीन के पास व्यवस्था होती है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये बना देता है भैया Cl-। क्या बना देता है? Cl-। इसका उदाहरण दिखा सकता हूँ मैं। चलिए बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपको मैं। NaCl के अंदर, NaCl में जब कोई बॉन्ड बनता है, ध्यान से देखिएगा, तो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे Cl के पास कितने होते हैं भैया? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको 10 बनना है क्योंकि नियॉन जैसा बनना चाहता है, उत्कृष्ट गैस का क्या पाना चाहता है? रेडियस, मतलब उसका अष्टक पाना चाहता है। तो भैया ये 10 होना चाहता है और ये 18। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहुँचता है किसके पास? क्लोरीन के पास। तो यहाँ पर ये क्लोरीन माइनस में हो जाता है और ये सोडियम यहाँ पर प्लस में हो जाता है। इस तरीके से काम होता है। सीधी सी बात है और कोई लॉजिक यहाँ पर आपको चाहिए ही नहीं मेरे भाई। ठीक, एकदम आराम से इस बात को आप याद रखिए और कुछ नहीं। अब देखिए, अब अगला नंबर आपका आता है उपधातु। अब उपधातु क्या होता है? देखिए, जिसके अंदर धातु और धातु दोनों का गुण मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं।
इसमें आपका आर्सेनिक और एंटीमनी आदि आता है। अब मैं बात कर लेता हूं धातु के कुछ गुणों की कि धातु के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात बताऊं तो धातुओं के अंदर जो सबसे बड़ा गुण होता है इनकी धनायन प्रवृत्ति बनाना, ये इनका सबसे बड़ा गुण होता है। और दूसरा नंबर इनका सबसे बड़ा गुण क्या होता है मैं बताता हूँ, इनमें एक विशेष चमक पाई जाती है। तीसरा नंबर इनमें भंगुरता, आराम से भंगुरता के गुण को भी खंडन करते हैं, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इनमें आघातवर्धनीयता पाई जाती है, अर्थात इनको कितना भी पीटा जाए ये खराब नहीं होते हैं, बल्कि ये जो फैलकर चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनमें अपनी एक विशिष्ट ध्वनि भी पाई जाती है, जिसके कारण ये जो है जाने जाते हैं। और आपने इस घंटी को देखा होगा, वो धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जो टन टन की आवाज़ आपको दिखाती है। तो भैया यहाँ से सीधी सी बात है कि आपके पास जो है धातु के पास ये मौजूदा गुण रहे। अब देखिए अधातु के पास जस्ट इसका उल्टा होता है। एक बात और याद रखिएगा, धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का भी उस सुचालक होता है, ठीक। और इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम बात अधातु की करते हैं तो अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। साथ ही साथ अगर हम इसे पीटेंगे तो ये टूट जाएगा। इनमें भंगुरता का गुण भी पाया जाता है, इनको जो है आसानी से टूट भी जाते हैं। इनमें कोई अपनी एक विशेष चमक नहीं होती। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये विद्युत के कुचालक पाए जाते हैं, उष्मा के कुचालक पाए जाते हैं, ठीक दोस्तों। तो यह धातु का गुण होता है। और इन दोनों के गुणों में से कुछ कुछ गुण हैं जो दोनों उपधातु के पास होता है, तो उसे एक किसी गुण के वजह से इन्हें उपधातु कह देते हैं। सीधी सी बात है। जब इनका थोड़ा थोड़ा गुण किसी और में पाया जाता है कि मतलब अधातु है और भैया अधातु का भी पाए जाते हैं, धातु का भी पाए जाते हैं, तो उसे हम उपधातु कहते हैं। तो ये रहा हमारा उपधातु, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं, एकदम आराम से। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि तत्व का। अब ये तत्व के 3 प्रकार आपने पढ़ लिए। अब तत्वों के तीनों प्रकार का बस प्यार से विशेषता पढ़ना है कि इनमें क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता कि समान तत्व के सभी संघटन व समान तत्व के सभी संघटन व गुणधर्म समान होते हैं। तो यानी जो आपका तत्व होगा उसके सभी संघटन, जो सभी उसके संगठित हुए भाग होते हैं और उनका गुणधर्म समान होता है। ये नहीं कि समान तत्व है तो उनका संगठन कुछ मतलब लोहे का दूसरे लोहे से तुलना कराएंगे तो ये उसका गुण अलग रहेगा, इसका गुण अलग, ऐसा नहीं। अगर लोहा है तो उनका गुण भी समान होगा, उनका संगठन भी समान होगा। एकदम क्लियर। अब दूसरा देख लेते हैं, इन्हें विभाजित नहीं कर सकते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जिनमें लगभग 92 प्राकृतिक तत्व हैं और 26 आपके संश्लेषित यानी मानव निर्मित तत्व हैं। आप पीरियोडिक टेबल के अंदर इन्हें देख भी सकते हैं, ठीक। अब हमारा सबसे लास्ट नंबर आ जाता है, जो कि है प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। तो जो कोई भी तत्व हो उसका जो सबसे प्रत्येक छोटा स्वतंत्र कण होता है, स्वतंत्र कण याद रखिएगा, स्वतंत्र कण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। एकदम ठीक। और याद रखिएगा उपधातु हमेशा 7 ही पाए जाते हैं। जो 118 तत्व हैं उसमें से हम देखते हैं कि अधातु हमारे पास केवल 7 हैं, ठीक बच्चे। अब चलिए देखते हैं यौगिक को। अब देखिए यौगिक के अंदर क्या है, अंग्रेजी में इसे कंपाउंड कहा जाता है, बहुत फेमस चीज है। तो जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं। निश्चित रासायनिक अनुपात क्या होता है मैं भी आपको समझा देता हूं, बस आप इस पर ध्यान दीजिए कि जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोगों से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए H2O। अब H2O पर आप क्या देखेंगे कि आपका हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है। कितने पे आता है, 1 पर आता है कि नहीं आता है। अब उसी तरीके से अगर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप देखें तो ये आपका 1 पर है, ठीक। और ये आपका कितने पर है, ये आपका 8 पे पाया जाता है। सीधी सी बात है। तो इनका हम परमाणु द्रव्यमान देखिए निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 ही होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख दे भाई, 2 है, 2 से गुणा करेंगे तभी तो 2 का निकल के आएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा 8 है तो परमाणु द्रव्यमान 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो यहाँ पे 2:16 आ गया, काट देंगे तो यहाँ पर 1:8 हो जाएगा, जो कि इसका अनुपात है। इसी तरीके से कार्बन हमारे पास 12, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है
और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 के कारण आप 2 का गुणा करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा। और ये हमारे पास है, हम इसे 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे 6 अनुपाते हमारे पास यहाँ पर 16 आ सकता है, और फिर 2 से काटने पर यहाँ पे 3 अनुपाते 8 आ सकता है। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास व्यवस्थाएं आ सकती हैं। ठीक, तो ये रहा इनका निश्चित अनुपात। जहाँ तक है मुझे भरोसा आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम इसको भी इरेज कर लेते हैं। इसी तरीके से आपका NaCl भी है, वो भी आपका 1135 पर चलता है। ठीक मेरे भाई, अब बात कर लेते हैं कि इस यौगिक की विशेषताएं क्या हैं। तो यौगिक की क्या विशेषता होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं, एक रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक, तो इनमें भी आपको भी आगे पढ़ने को अवसर मिलेगा कि किन किन रासायनिक संयोगों से मिलकर बनते हैं। स्थिर अनुपात करें, बहुत कुछ नियम है, अभी आप इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं, प्रबल बंधों से जुड़े होते हैं, निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है, ऊष्मा को उत्सर्जित या अवशोषित करने का गुण पाया जाता है इनमें, अशुद्ध तथा शुद्ध तथा सामांगी मिश्रण होते हैं ये। तो एकदम आराम से ये जो है हमने अभी अपना शुद्ध पदार्थ का पोर्शन सारा का सारा हल कर लिया। अब हमारे पास अब बचता है दोस्तों क्या हल करने के लिए, अब हम चलते हैं अपने अशुद्ध पदार्थों की तरफ और देखते हैं अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अब आगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो शुद्ध पदार्थ के लिए पढ़ा, अब हम अशुद्ध पदार्थ के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ कह लीजिए या मिश्रण कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। जस्ट आप इस बात को समझना आपको ज़रूरी है, ये आप समझ लीजिए। ठीक बच्चों, तो याद रखिए कि मतलब आपको जो है अशुद्ध पदार्थ पढ़ना है, तो आपका डेफिनेशन है कि किन्हीं दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या बन जाता है भैया, हमारा एक मिश्रण तैयार हो जाता है। ठीक, तो किसी भी दो चीज़ को ले लीजिए, चाहे आप समझिए अगर आपने एक ग्लास में पानी ले लिया, क्या कर लिया भैया, आपने पानी ले लिया और उस पानी में आपने क्या कर दिया, किसी भी तत्व को मिला दीजिए, मिट्टी मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, कुछ भी, गुड़ ले लीजिए, गुड़ को मिला दीजिए। तो पानी के साथ आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, ठीक, कुछ भी आप ऐड कर रहे हैं, तो ये टोटल किसी भी अनुपात में, चाहे 4 लीटर उसमें 1 लीटर मिला दीजिए कुछ, चाहे 5 लीटर उसमें 10 लीटर, आपकी इच्छा है, किसी भी अनुपात में आप मिला देते हैं, तो इस तरीके से बना चीज क्या कहलाएगा भैया, मिश्रण कहलाएगा। आया बात समझ में, क्या कहलाएगा बच्चे, मिश्रण कहलाएगा। एकदम प्यार से बात समझिए। ठीक, तो सीधी सी बात याद करके रखना है कि इन दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। आ ही गया होगा बात समझ में, यकीनन आपको इस बात पर कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं, देखिए मिश्रण के कुछ प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब मैं बात करता हूं समांगी मिश्रण की अपने। तो जिसके प्रत्येक भाग का संघटन व गुणधर्म समान हो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी मान लीजिए कि जैसे चीनी और जल, जैसे मान लीजिए आपने पानी ले लिया, पानी के अंदर आपने क्या किया दोस्तों, आपने चीनी को डाल दिया। अब आपने पानी और चीनी को डाल दिया तो कुछ देर घुलने के बाद जो मिश्रण बनके तैयार होगा उसमें क्या होता है कि पानी का जो देखिए वो है, तो अब पानी पहले तो स्वादहीन था, अब क्या हो गया, मीठा हो गया। तो वो बराबर हर जगह पर मीठा रहता है, तो इसलिए उसका जो संगठन है वो समान है और साथ ही साथ उसका गुणधर्म भी समान है। जिस भी अणु का गुणधर्म चेक करेंगे उसमें सारे के सारे अणुओं का गुणधर्म समान मिलेगा। इसी के अपोजिट ले लेते हैं विषमांगी मिश्रण हम अपना। तो जिसका प्रत्येक भाग, ऐसा मिश्रण जिसका प्रत्येक भाग समान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और रेत। अब आप देखना है तो आप बालू ले लीजिए, बालू लेकर आप क्या करेंगे कि आपको जल में घोल दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, ऊपर वो घूम घूम के सारा का सारा नीचे तल्ली में बैठ जाएगा। ठीक, तो उस प्रकार का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है बच्चों, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एकदम प्यार से। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा बात के ऊपर कि यहाँ पर मिश्रण की विशेषताएं, इतना पढ़ने के बाद आपको मिश्रण की व्यवस्था जो है, देखिए बच्चों
मिश्रण की आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, विशेषताएं। तो मिश्रण की विशेषताएं में क्या पढ़ेंगे, मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक और क्वथनांक नहीं होता। पहली चीज आपको याद रखनी है कि कोई भी मिश्रण हो उसका कुछ भी निश्चित गलनांक और क्वथनांक नहीं होता है। ठीक। दूसरा नंबर आप देखेंगे, मिश्रण बनने में ना तो ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। ना तो मिश्रण बनने में जैसे क्या होता है कि कोई जैसे आप समझिएगा, जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आप चौक को देखे होंगे, जो चौक वाइट आपका ब्लैक बोर्ड पे चलता है तो वो पहले बुझा हुआ नहीं होता। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट हो और हम उसको ले जाकर पानी में डालेंगे तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो माफ़ करिए कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बोला गलती से, वहाँ पे जो हमारा बुझा हुआ चूना हो वो नहीं, जो बुझा हुआ चूना ना हो हम उसे ले जाकर जब डालते हैं, ठीक, तो हम क्या देखते हैं कि वो पानी में जाते ही गर्म होने लगता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर ऊष्मा का त्याग कर रहा होता है, ऊष्मा छोड़ता है। ठीक। तो ऐसा मिश्रण नहीं करते हैं, मिश्रणों में ऐसा सिस्टम नहीं है। ये न तो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और ना ही अवशोषण करते हैं। मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यानी जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने किया भैया कि आपने चीनी को लिया और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आपने पानी को ले लिया, मिक्स कर दिया। आपको उसके बाद अगर आप चाहें तो हाथ डाल के उस चीनी को बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी सिस्टम है आपके पास। तो मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, याद रखिएगा। अब आप एक चीज देखिए, उधर आपने क्या देखा कि दो तत्वों को मिला करके आपने क्या बनाया, आपने बनाया मेरे बच्चों क्या, यौगिक। तो हम देखेंगे कि कैसे ये मिश्रण और यौगिक एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भैया कि मिश्रण भी दो पदार्थों का मिश्रण है और यौगिक हमारे दो तत्वों का मिश्रण है। तो कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं, थोड़ा हम इसको समझेंगे। देखिए, इनके अंतरों को हम देख लेते हैं तो शायद हमें इनके सारे जो है तत्वों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मिश्रण देखिए, मिश्रण क्या होता है कि यह किसी भी अनुपात पर बनते हैं। यानी किसी भी अनुपात पर आप दो पदार्थों को मिला देंगे और मिश्रण तैयार हो जाएगा। परंतु दोस्तों, यौगिक यह निश्चित अनुपात पर बनते हैं, यानी इनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है इससे पहले यौगिक सेक्शन में। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो निश्चित अनुपात होता है यौगिकों का वो वहाँ पर अपने निश्चित अनुपात में बनते हैं। दूसरा, गलनांक क्वथनांक इनका फिक्स नहीं होता। किसका भैया, मिश्रण का। कोई भी गलनांक या क्वथनांक फिक्स नहीं होता। गलनांक क्या है, जिस डिग्री टेम्परेचर पर कोई पदार्थ गलता है उसे हम गलनांक कहते हैं, और जिस पर उबलता है उस अंग को हम क्वथनांक कहते हैं। परंतु याद रखिएगा, यौगिक गलनांक क्वथनांक इनका फिक्स होता है, और साथ ही साथ मिश्रण प्रायः ये विषमांगी होते हैं, परंतु यौगिकों में ऐसा नहीं होता, यौगिक प्रायः समांगी होते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए, भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को भौतिक विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है और यौगिक को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे मान लेते हैं H2O को अलग करने के लिए जब हम इसमें विद्युत जो है वियोजन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे 2H2 + O2 बाहर निकलेगा और हम देखेंगे वहाँ पे कि भैया ये हमारा वियोजन हुआ। तो ये हमारा जो है केमिकल रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। तो ये भौतिक विधि से नहीं निकलता है, ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा निकलता है, और आप इसे जो है कक्षा 10 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए इतना तो हो गया। अब यहीं से समझिएगा कि हमारा जो ये समांगी मिश्रण है, इसे हम अगर थोड़ा सा और डिनोट करेंगे तो बाद में हमें इसमें विलयन समझ में आता है कि समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, विलयन के बारे में पढ़ लेते हैं, और इसे पढ़ने के लिए हमें अगले सेक्शन पर चलना होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम विलयन को। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे लिख रखा है कि विलयन जो होता है वो विलायक और विलेय का मिश्रण होता है। तो सबसे पहले विलयन की परिभाषा क्या होती है हम इसको समझ लेते हैं। तो किसी भी समांगी मिश्रण को ही हम क्या करते हैं, विलयन कहते हैं। तो दो ऐसे पदार्थ जो आपस में इस तरह मिले हों कि उनका संघटन और उनका गुणधर्म समान हो, तो ऐसे बने मिश्रण को हम विलयन कहेंगे, और समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। जैसे नींबू और पानी का, नींबू के रस का
और पानी का घोल। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें विलायक क्या है। तो देखिए, जब कोई विलयन होगा उसमें जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो हमारा विलायक होता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस पदार्थ के अंदर जो घोलने वाला, यानी जो घोलने वाला पदार्थ होगा वो हमारा विलायक होगा। और बात करें कि विलेय क्या है, तो देखिए कोई भी विलयन बनना है तो दो तो पदार्थ हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात कि जो जिसकी मात्रा कम होती है, विलय की अपेक्षा मात्रा भाई कम होती है विलय की, तो विलय की मात्रा कम होती है, तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है हम उसे विलय कहते हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ घुल रहा होगा वो हमारा विलय है, एकदम प्यार से। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि भाई अच्छा विलयन के कुछ गुण भी हैं, विलयन के कुछ गुण भी हैं। अगर हम बात करें कि विलयन के गुण क्या क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो देखिए दोस्तों कि विलयन हमारा क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। एक नंबर तो पहला बात यह है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा, विलयन के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमें यूं ही आराम से दिखते नहीं हैं, सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से हमें वो दिखते हैं। साथ ही साथ इनका क्या होता है, इनका जो कण होता है वो अस्थायी होता है और ये प्रकाश के जो कणों को प्रकीर्णित नहीं करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है इनके गुणों के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार हम दो आधार पर देखते हैं। एक देखते हैं विलय और विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, और दूसरा हम देखते हैं दोस्तों सांद्रण के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रण के आधार पर। तो विलय और विलायक की अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के होते हैं, जिनमें अगर हम ठोस और ठोस का देखें कि ठोस और ठोस के हिसाब से, तो ये एक पदार्थ होता है आपका जिंक और कॉपर, दोनों को मिश्रित किया जाता है क्योंकि दोनों ठोस हैं। जिंक भी आपका ठोस है और आपका कॉपर भी ठोस है। तो ठोस और ठोस को जब हम ऐड करते हैं, जिंक और कॉपर को जब हम ऐड करते हैं, तो हमें एक मिश्रित धातु प्राप्त होती है जिसे हम पीतल कहते हैं, एकदम आराम से। इसी तरीके से आपका कांस्य भी होता है, कांसा जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो देखिए ठोस और द्रव का मिश्रण, यानी ठोस और द्रव का मिश्रण, नमक और जल समझ लीजिए। ठोस में आपका ये विलय हो गया और द्रव आपका विलायक हो गया। तो नमक और जल का जो एक मिश्रण होता है वो ठोस और द्रव के जो है विलयन, ठोस और द्रव के विलयन का एक उदाहरण है। ठोस और गैस, ठोस और गैस में देखिए तो धुआं, ठीक, कार्बन और आपका हवा, वायु, ऑक्सीजन आप ये कह सकते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। फिर देखते हैं हम कि द्रव और ठोस। तो द्रव और ठोस ऐसा विलयन जिसमें द्रव और ठोस होता है, ठीक, तो वो जेली बनाता है। सीधी सी बात। द्रव और द्रव का विलयन, द्रव और द्रव यानी विलय भी आपका द्रव अवस्था में, विलायक भी आपका द्रव अवस्था में, दोनों का बनाते हैं भैया अल्कोहल और जल। दारू जो पीता है व्यक्ति वो जानता है। अब बात करते हैं द्रव और गैस के बारे में। द्रव और गैस के बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारा विलय होगा वो द्रव, और ये आपका द्रव और ये आपका विलय जो होगा, विलायक जो होगा वो आपका गैस होगा। तो वायु में जल वाष्प। गैस और ठोस का एक विलयन अगर हम देख लेते हैं, गैस और ठोस का, तो यहाँ पे H गैस और PD धातु का मिश्रण हम देख सकते हैं। फिर गैस और द्रव का देख लेते हैं तो सोडा, जल और गैस में आपका क्या देखने को मिल जाता है दोस्तों, हमारा गैस के लिए हमें देखने को मिल जाता है बच्चों वायु। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार से। गैस और गैस का मिश्रण हमारा क्या हो जाता है, वायु। एकदम 1 शॉर्ट वीडियो, कोई ज़्यादा तितिर बितिर नहीं इधर इस प्रकार से। तो देखिए सीधी सी बात है, विलय आपका ठोस रहेगा। जब विलय आपका ठोस रहेगा और विलायक भी आपका ठोस रहेगा तो पीतल बन जाएगा। जब विलय आपका ठोस रहेगा और विलायक आपका द्रव होगा तो क्या हो जाएगा, नमक और जल। और जब विलय आपका ठोस होगा और विलायक आपका गैस होगा तो धुआं। जब विलय आपका द्रव होगा और विलायक आपका ठोस होगा तो जैली। जब आपका विलय द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा तो अल्कोहल और जल। जब आपका विलय द्रव होगा, विलायक आपका गैस होगा तो वायु में जल वाष्प। और जब आपका विलय गैस होगा और विलायक आपका ठोस होगा तो H गैस और PD धातु का मिश्रण। जब आपका विलय गैस होगा और आपका विलायक द्रव होगा तो सोडा जल बन जाएगा। और जब आपका विलय गैस होगा और विलायक भी आपका गैस ही होगा तब वायु बन जाएगा। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन का मिश्रण हम वायु के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर विलयन की सांद्रता का। तो विलयन की सांद्रता यानी
विलेय की सांद्रता के पद को हम देखेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका जो सूत्र होता है, मैं आपको सूत्र की बातें बताता हूँ, देखिए कोई तकलीफ नहीं। तो अच्छा, इससे पहले हमें सांद्रण के आधार पर हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं, ठीक। तो अब देखिए सांद्रण के आधार पर जो है तनु विलयन, तनु विलयन क्या होता है, तो जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा, वैसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो परंतु विलेय की मात्रा कम हो, ठीक, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कौन होगा, जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा, जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय की मात्रा अधिक हो, ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक और विलेय दोनों उचित मात्रा में प्राप्त हो सकें, आपको उचित मात्रा में घुले हुए होते हैं, ऐसा हमें संतृप्त विलयन में मिल जाता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें विलायक, ध्यान दीजिएगा, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक हो और उसकी तुलना में जो विलेय होता है वो बहुत निम्न मात्रा में होता है, इस ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन यानी जिसमें विलायक आपका अधिक मात्रा में न होकर आपका विलेय अधिक मात्रा में हो, विलायक अधिक मात्रा में न हो, विलेय अधिक मात्रा में हो, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा, तो ऐसा विलयन हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक दोस्तों, एकदम जो चीज़ें मैंने कहा उसे एकदम प्यार से लिखते हुए चलिए, एकदम आराम से। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के बारे में बात करेंगे तो सीधी बात कि किसी भी विलयन में जो विलेय का द्रव्यमान होता है, अगर उसको हम विलयन के द्रव्यमान से भाग देते हैं तो हमें विलयन की सांद्रता पता चल जाती है। क्या पता चल जाती है, विलयन की सांद्रता पता चल जाती है, अगर हम विलेय के द्रव्यमान को विलयन के द्रव्यमान या आयतन से भाग देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरीकों से हम इनका जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहला हम द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अगर आप लिख रहे हैं तो ग्राम में लिखिए, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में लिख रहे हैं तो ग्राम में ही लिखना पड़ेगा, इनटू आपको 100 करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर आप द्रव्यमान आयतन प्रतिशत देख रहे हैं तो विलेय का आपको ऊपर द्रव्यमान निकालना होगा और नीचे आपको विलयन का आयतन लिखना होगा और आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसे 100 से। इसी का जस्ट रिवर्स हम अगर देखें कि हमें आयतन परसेंटेज निकालना हो, यानी हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो, तो हम विलेय का आयतन लिखेंगे और विलयन का भी आयतन लिखेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से। ठीक बच्चों, एकदम समझ में आ रहा है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा एक एक चीज पर। तो जैसे अगर किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो एकदम आराम से कोई भी चीज़ निकाली जा सकती है। जैसे अगर हमें पता होता है कि विलेय का द्रव्यमान मान लेते हैं, जैसे कहीं पर है कि 40 ग्राम NaCl को मान लीजिए 100 ग्राम जल में घोला जाता है। कितने में, जल में घोला जाता है। तो आपको द्रव्यमान परसेंटेज बताना है। तो द्रव्यमान परसेंटेज ग्राम में है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो विलेय का द्रव्यमान देखिए आपको पता होना चाहिए। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया आपका 40 और विलयन का कितना हो गया 40 और 100 कितना हो गया आपका 140 और गुणते आपका ये आपका 100 हो गया। ठीक, इस तरीके से देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आप यहाँ से इसको बिल्कुल काट सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 400 एंड आपका 14 हो गया। ठीक, अब आप अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तक 42 होता है, तो 14 दूनी 28 तक आप जाएंगे, 14 दूनी 28 तक जाएंगे। अब यहाँ पर आपके पास 12 बचा। ठीक, फिर आप उसके आगे जाएंगे, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 8 बार लेके जाएंगे। जब 8 बार लेके जाएंगे तो 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लगभग 5 बार लेके जाते हैं तो आप 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 28.6, ये परसेंटेज निकल के चला आया। अब अगर यहीं पर आपका ml दे देगा तो आपको बस नीचे ml लिखना होगा और कुछ नहीं। इसी तरीके से सवाल को लगाया जाएगा। ठीक, तो एक सवाल मैंने आपको यहाँ पर इसका भी दिखा दिया। ठीक बच्चों, अब देखिए, अब इतना तो हो गया। अब आगे हमारा निलंबन है। क्या है दोस्तों, निलंबन है और हम निलंबन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सब बातें अगर आपको समझ में आ गई तो अब हम पढ़ने वाले हैं निलंबन। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम निलंबन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले निलंबन यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण कैसा होता है आपको पता है, जिनके संगठन आपस में बराबर नहीं होते हैं।
तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। इसमें परिक्षिप्त कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर है। ठीक, ये अस्थायी होते हैं, यानी ये स्थायी नहीं होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जैसे नदी का गंदा जल, जैसे नदी का गंदा जल, थोड़ा सा इसको अगर आप छोड़ देंगे तो इसके क्या होते हैं कण, और धीरे धीरे नदी का जल साफ हो जाता है, क्योंकि उसमें जो कण होते हैं गंदगी के वो नीचे जाकर बैठ जाते हैं। पेंट आदि, और पेंट में भी क्या होता है कि पेंट को अगर आप ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद पेंट को कैसे किया जाता है, हिलाकर यूज किया जाता है। ठीक, जिससे कि वो सारी जगहों पर मिल जाए, क्योंकि इनके भैया कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, याद रखिएगा। फिर देखिए इनके कुछ गुणों के बारे में बात करें तो इनके कण आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। अच्छा, इनके जो कण होते हैं, देखिए इनके जो कण होते हैं, माफ करिए, इनके जो कण हैं आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक, तो इनके जो कण हैं वो आंखों से देखे जा सकते हैं, इसके कण आंखों से नहीं देखे जा सकते। 10⁻³ सेंटीमीटर है तो कोई बात नहीं, इनके कणों को इनके कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, और जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब इनका कण नीचे बैठ जाता है। ठीक बच्चों, याद रखिएगा इसे, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया निलंबन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कोलाइडी विलेन के बारे में। तो कोलाइडी विलेन क्या है, तो यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, इसके कणों का आकार 10⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक, इनके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और ये याद रखिएगा इनके जो कण होते हैं वो अस्थायी कण होते हैं, जैसे गोंद, स्याही आदि। अब इनके गुणों की बात करें तो प्रकाश के किरणों को फैलाने का गुण होता है इनमें, और जब कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन किया जाता है तो उसे हम टिंडर प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पर जो टॉर्च है वो टॉर्च जल रहा है, और उसके जो प्रकाश के जो रास्ता है, मतलब जो प्रकाश का पथ है, वो आसानी से कणों में हमें दिख भी रहा है। ठीक, अब बात करते हैं तो देखिए यह भी शांत छोड़ने पर तल में बैठ जाता है, और छानन विधि से इसे अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, अब बात करें कोलाइड कणों के, जो कोलाइड विलेनों के प्रकार हैं, तो वो आपको यहाँ पर स्लाइड पर दिख रहा है। तो ये आप जहाँ पर है देख सकते हैं, द्रव गैस, ठोस गैस, गैस द्रव आदि, ये इतने प्रकार के होते हैं। और जो आपके नीचे हैं तो इनको भी आप राइट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि वन शॉट है तो बेहतरीन, जितना हो सके उतने कम समय में ज़्यादा पढ़ना होता है। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों अपने लास्ट हेडिंग की, जो कि है हमारी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब कोई ऐसा बदलाव या कोई ऐसा परिवर्तन, हम बात करेंगे कोई ऐसा गुण, मतलब जब कभी किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ जाए, किसी पदार्थ का कम हो जाए, ठीक, ये सब बदले, उसका आकार बदल जाए, ठीक, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ये सब आम बातें हैं। तो इन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जब पदार्थ में केवल भौतिक अवस्थाओं का या भौतिक तत्वों का ही परिवर्तन होता है तो ऐसा परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का बर्फ बन जाना, इसमें क्या होता है कि केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ठोस से द्रव से वो ठोस बन जाता है। ठीक, रंगहीन पहले भी था, रंगीन अब भी है, H2O पहले भी रहा था, H2F भी है। मतलब कुल मिला के भौतिक जो अवस्था है उसके बदलाव को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। परंतु जब उसके रासायनिक गुणों में फेरबदल हो जाए, जब उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर बन के क्या हो जाता है भैया, क्या बन जाता है, हमारे पास जल बन जाता है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील गैस है, और दोनों जब ऐड हो जाते हैं दोस्तों तो क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन तैयार हो, मैग्नीशियम रिबन को जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अवस्था में हम जला देते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक दोस्तों, एकदम ध्यान दीजिएगा। और दूध से दही का बन जाना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमने न्यू सिलेबस के आधार पे अपना वन शॉट खत्म कर दिया इस सेकेंड चैप्टर का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमने कम समय में जितना हो सका आपको ज्ञान देने का प्रयास किया है। वन शॉट की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप किस सिटी से देख रहे हैं इसको भी बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।